जय श्री राम, हर हर महादेव। अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बहुत दिनों से मेरे जितने भी शुभचिंतक व्यक्ति हैं उनका यह सुझाव रहा है कि सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, तो कृपया आप उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें। क्योंकि यूट्यूब पे हमने भी देखा है कुछ वीडियो अच्छे लोगों ने अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है जिसको देख के एक मेंस की तैयारी किया जा सके। तो हमने भी ये सोचा है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित जो भी वीडियो है उसको अपलोड किया जाए। और इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि लोअर डिवीज़न में तो मेंस में पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के भी एग्ज़ाम में प्रीम और मेंस दोनों में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी एक प्रकार से नॉलेज के रूप में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जितने भी सारे मेरे वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आग्रह है कि आप लोग जरूर देखिएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग पास वह वीडियो त्वरित पहुंच जाए और आप लोग इसको देखें और लाभान्वित हों। अब हम शुरुआत करते हैं चकबंदी अधिनियम से, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम से, और इसमें जो भी मेंस से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं जिक्र करूंगा, उसका मैं व्याख्या करूंगा। और प्री के लिहाज से आप लोग पूरी किताब डायरेक्ट पढ़ेंगे तभी काम चल पाएगा। तो ये हर जुडिशरी के लिए तो प्री का तो मस्ट है, सारे सेक्शनों को टच करना, सारे सेक्शन के कॉन्सेप्ट को टच करना। लेकिन जहाँ तक लोअर डिवीज़न के लिए है और हर जुडिशरी के मेंस के लिए है तो कुछ चुनिंदा सेक्शन है जिसको मेंस के पर्पज से पढ़ा जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम में एक क्वेश्चन बनता है कि किस धारा के तहत चकबंदी प्रक्रियाएं घोषित की जाती हैं, किसके तहत समाप्त की जाती हैं, और इसका चकबंदी का जब घोषणा हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो हम चकबंदी अधिनियम की धारा 4 और 4 को पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि इसमें जो भी होता है उद्घोषणा जारी किया जाता है, और ये उद्घोषणा राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये धारा 4 में कही गई है कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि उसके किसी जिले में या जिले के किसी भाग में चकबंदी क्रियाओं को अधीन लाना चाहिए उस एरिया को, तो इस बात का अपना आशय का वो घोषणा करेगा, और उस घोषणे का जो भी प्रकाशन होगा वो वहाँ के उप चकबंदी संचालक जो होंगे प्रकाशित करवाएंगे। अब प्रकाशन से क्या मतलब है, इसका जो है धारा 3 का सब क्लास 8 जो है उसमें प्रकाशन से तात्पर्य और प्रकाशन का तरीका बताया गया है। मतलब उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि डुगडुगी पिटवा कर किया जाएगा उस एरिया में, और यदि कोई समिति गठित हो गई है इससे संबंधित तो समिति के पास इस बात का सूचना दी जाएगी कि वो व्यक्ति जाकर समिति से संपर्क करें। मतलब किसी एरिया का जब चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाएगा तो राज्य सरकार इसका डिक्लेरेशन करेगा। और धारा 4 को यह बात बताता है कि जब भी कोई राज्य सरकार को जिस चकबंदी जहां हो चुका है यदि उसको प्रतीत होता है कि पुनः यहाँ चकबंदी किया जाए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि एक उसी प्रकार से डिक्लेरेशन किया जाता है और उसी प्रकार से प्रकाशन किया जाता है जैसे धारा 4 में किया गया है। लेकिन उसमें एक शर्त लगाई गई है धारा 4 में, ये कहा गया है कि वो 20 साल के पहले चकबंदी क्रियाओं का वो जो है राज्य सरकार उद्घोषणा नहीं करेगी यदि उसके पहले कोई चकबंदी उस एरिया में क्रियाओं का समापन हो चुका है तो। और उसमें एक क्लाज और प्रोविजो जोड़ा गया है कि परंतु किसी भी परिस्थिति में 10 साल के भीतर नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि कोई सन 2020 में चकबंदी क्रियाओं को किसी एरिया में राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया, उसका पूरा हो गया, तो ये अगर जो उस एरिया में पुनः धारा 4 के तहत यदि राज्य सरकार चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाना चाहती है तो उसे कम से कम 10 साल यानी 2030 के पहले वो फिर से उद्घोषणा नहीं जारी कर सकती है यदि उस एरिया में धारा 52 का पालन हो चुका है तो। अब धारा 52 क्या है और धारा 6 क्या है। धारा 6
कहता है कि जब भी कभी चकबंदी क्रियाओं का उद्घोषणा होता है राज्य सरकार द्वारा और उसे लगता है कि नहीं ये उद्घोषणाएं वापस ले लेनी चाहिए, तो वो धारा 6 के अधीन निरस्त कर देता है उस आदेश को जो उद्घोषणा जारी किया गया था, और उसका भी प्रकाशन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार धारा 4 में प्रकाशन किया गया था। और यदि ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं जिसके लिए चकबंदी का डिक्लेरेशन किया गया है, तो फिर धारा 52 लागू होता है। और धारा 52 का ये सेंस है कि अंतिम रूप से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस एरिया में पूरी की पूरी चकबंदी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है धारा 4 का और धारा 6 का और धारा 52 का। अब हम प्रभाव पे आते हैं। तो जब प्रभाव की बात करते हैं तो एक तो धारा 4 में ही एक बात कही गई है कि यदि जब ही डिक्लेरेशन किया जाता है तो तत्काल में जो वहाँ का उप संचालक चकबंदी अधिकारी है उसको क्या करना होगा, तो वो तुरंत जो है अपने मातहत जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं इस पर्पज से उनको आदेश देता है। और आदेश इस बात का देता है कि भाई आप जाइए एरिया में और उस एरिया में जाइए जहाँ चकबंदी डिक्लेयर किया गया है, और उस एरिया के किसी भी भूमि में आप प्रवेश कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, उसका स्तर मालूम कर सकते हैं। ये धारा 4 में दी गई है। या एक और बात कही गई है कि आप समकोण निर्माण के संबंध में खंभे भी लगा सकते हैं। ये उप संचालक चकबंदी अधिकारी आदेश देगा अपने मातहत अधिकारियों को। या इसके अलावा और भी कर सकता है कि चकबंदी क्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें। मतलब जितने भी कार्रवाई उसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं उन सब कार्रवाइयों को करने के लिए छूट दे दी जाएगी एक प्रकार से कि आप आराम से अपने हिसाब से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो जो उपयुक्त हो सकता है उसका एक गाइडलाइन निर्धारित कर दिया जाएगा, मानक निर्धारित कर दिया जाएगा, उसी गाइडलाइन के तहत मातहत अधिकारी कार्य करेंगे। और धारा 4 का में हमने बताया है कि यदि पुनः चकबंदी को लाना चाहती है राज्य सरकार तो फिर वही प्रक्रिया होगा, लेकिन उसके लिए 20 साल और 10 साल का टाइम बाउंडेशन है कि 20 साल के पहले नहीं होगा, और बहुत जरूरी समझ में आता है तो किसी भी परिस्थिति में 10 साल के पहले नहीं होगा पुनः चकबंदी की प्रक्रिया। अब जब धारा 5 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यह बात कहा गया है कि धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव क्या होगा। तो इसमें जो प्रभाव दिया गया है उसके साथ साथ में हम एक और प्रभाव देखते हैं कि धारा 49 में कहा गया है कि माल न्यायालय या सिविल न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब किसी भी प्रकार का यदि हम जब भी चकबंदी क्रियाओं के अधीन हैं यानी कि उस एरिया में, उसका प्रभाव ये होगा कि उससे संबंधित किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हम सिविल न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते या माल न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते। अब धारा 52 भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही गई है, एक प्रकार से छूट दी गई है उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। इस बात का छूट दी गई है कि ये रिट याचिकाओं को प्रभावित नहीं करता है, और यदि रिट याचिकाओं में किसी प्रकार का आदेश पारित हुआ यानी निर्णय जजमेंट जो भी होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिकाओं में पारित किया जाता है तो उसका ये प्रभाव होगा कि माना जाएगा कि चकबंदी प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार की थी ही नहीं, इस तरीके से उसका इम्प्लीकेशन किया जाएगा उस रिट याचिकाओं के आदेश में जो कुछ भी है माननीय हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया हो। पुनः आते हैं हम धारा 5 पे। ये भी यही बात कहता है कि यदि कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा जिसका ये सब क्लास 2 की बात कर रहे हैं, धारा 5 के सब क्लास 2 में, उसमें ये बात कही गई है कि जब भी इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा प्रक्रिया का चकबंदी अधिनियम के तहत, तो जो जो अधिकार स्वतः से संबंधित डिस्प्यूट हो सकते थे और उन डिस्प्यूट को यहाँ उठाया जा सकता था इन चकबंदी अधिकारी महोदय लोगों के सामने, तो उन सब मैटरों पे सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। और अगर जो वहाँ पे कोई ऐसा मुकदमा दाखिल भी किया गया होगा तो वो यहाँ पे जिस प्रकार का आदेश दिया जाएगा उसके अनुसार वो अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि यदि कोई डिस्प्यूट अधिकार से संबंधित है
और चकबंदी क्रियाओं का पालन किया जा रहा है, प्रक्रिया में है, और हम सिविल न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और यहाँ चकबंदी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का आदेश कर दिया गया है और सिविल न्यायालय द्वारा भी कोई आदेश किया गया है, तो यहाँ पे इसका कहना यह है कि सिविल न्यायालय के आदेश इसी के अकॉर्डिंगली माने जाएंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, कभी भी जैसे सीआरपीसी का धारा 125 पढ़ते हैं या अन्य कोई भी ऐसा बात पढ़ा जाता है जिसमें यह कहा गया है कि यदि सिविल न्यायालय का कोई आदेश होगा तो उस पर अभिभावी हो जाएगा। यहाँ पे ठीक इसके उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी माल न्यायालय या चकबंदी न्यायालय या सिविल न्यायालय का कोई भी आदेश, अपील, जहाँ भी हमारा कोई मुकदमा चल रहा है वो वहाँ तक एक प्रकार से शून्य टाइप का हो जाएगा यदि यहाँ से कोई आदेश हो गया तो, और यही प्रिवेल करेगा वहाँ के किसी भी न्यायालय। यानी कि ये सीधे सीधे कह रहा है कि जो भी आपको रिलीफ लेना है, जब भी चकबंदी क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, प्रक्रिया लागू है, उस समय आप किसी दूसरे न्यायालय में नहीं जाएंगे। वही जितने भी आप बात कह सकते हैं आप अपने चकबंदी अधिकारी के सामने कहिए, वो आपको त्वरित और उस तरीके से जो रीजनेबल होता है सुनवाई करने के पश्चात आदेश दिया जाएगा। और इसमें भी कहा गया है कि ये एक प्रकार से अंतिम होगा। जब हम धारा 48 पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो कुछ भी इससे अपील होती है, मतलब यदि कोई सहायक चकबंदी अधिकारी है या कोई जो है चकबंदी अधिकारी है, उसकी अपील जब हम करते हैं उसके किसी आदेश से व्यथित होकर के, तो चकबंदी अधिकारी को करते हैं, फिर बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी को करते हैं, ऐसे करते करते ये पुनरीक्षण में जाता है। अब पुनरीक्षण की स्थिति में ये कह रहा है कि वहाँ जो कुछ भी डिसीजन दिया जाएगा ये अंतिम हो जाएगा और इसका कोई अपील नहीं होगा। यानी कि हमें जो कुछ भी स्टेज मिल रहे हैं यहाँ पे, उस स्टेज पे हमें उन सारे प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा। अब जब फिर धारा 5 पे आते हैं प्रभाव की बात, तो प्रभाव में यही है कि जो ही उद्घोषणा जारी कर दी जाती है, गजट में प्रकाशित कर दी जाती है, तो वहाँ का जो कुछ भी एरिया है उसका चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत समझा जाएगा। जो उस एरिया में, जिस एरिया के लिए घोषणा की गई है, वो चकबंदी क्रियाओं का अधीन समझा जाएगा। और उस एरिया के जितने भी अधिकार अभिलेख हैं, गांव के नक्शे हैं, खसरे हैं, वार्षिक रजिस्टर है, इसका सब तैयारी जो है जिला उप संचालक चकबंदी करेगा और उसकी जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं, रख रखाव हो सकता है, उसका सारा समुचित व्यवस्था उप संचालक चकबंदी अधिकारी करेगा। अब इसमें जो है सब क्लास 1 का ग कहता है कि जब भी कोई चकबंदी क्रियाएं चल रही हैं तो उसमें जो कृषक होंगे, जो जोतदार होंगे, उनके पास खेती करने से संबंधित क्या उनके पास अधिकार होंगे। तो इसमें कह रहा है कि बिना पूर्व आज्ञा के, जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी हैं, उनके बिना लिखित पूर्व आज्ञा के कोई भी खातेदार कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से असंबद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। यानी कि जो इसमें मेंशन किए गए हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग कर सकता है, उससे के अलावा किसी भी प्रकार का यदि उसे प्रयोग करना है तो उसके लिए चकबंदी अधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी लिखित में। दूसरा ये कह रहा है कि उसमें छूट भी दे रहा है प्रोविजो के रूप में, किंतु यदि धारा 4 के तहत जो उद्घोषणा जारी की गई है, चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया गया जिस एरिया को, उस एरिया में धारा 4 के अधीन उद्घोषणा जारी होने के पूर्व किसी प्रकार का कार्य किया जा रहा होगा, चकबंदी के लागू होने के बाद भी वो कर सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी इसमें गिनाया था कुक्कुट पालन, कृषि पालन, मत्स्य पालन। इसके अलावा यदि वो कोई कार्य कर रहा होगा उस कृषि भूमि में तो वो कर सकता है, क्योंकि वो चूंकि शुरू से करते चला आ रहा है, तो ये छूट दे रहा है यहाँ पे। और उपधारा 2 सीधे सीधे ये कह रहा है कि वही जो अभी हमने पूर्व में बताया है कि इन न्यायालयों में आप नहीं जा सकते हैं, आपको जो कुछ भी कहना है ये चकबंदी के न्यायालय में ही आपको कहना होगा और वो आपका रिज सुनवाई होगा, उसमें आपको नोटिस दी जाएगी, बाकायदे आप आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उस पर निर्णय दिया जाएगा। तो ये प्रभाव है।
अब प्रभाव में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्रक्रियाएं चालू होती हैं कि कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार पुनः आग्रह है कि आप लोग इस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही धन्यवाद। मैं पुनः लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ।